जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी शहीद स्मारक से। अभी अभी भिवानी के शहीद स्मारक पर यहाँ कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती महोत्सव बनाया गया, जिसमें 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन और एसपी भिवानी ने शिरकत की और बहुत से गणमान्य लोग भी यहाँ पर पहुंचे। कारगिल शहीद परिवार भी पहुंचे, सभी ने श्रद्धांजलियां दी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी पहुंचा और भी काफ़ी समाज सेवी संस्थाएं पहुंची। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं तो ये देखें किस प्रकार से यहाँ पर रीतें चढ़ाई गई हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो सीओ एंड ऑल रैंक्स एनसीसी 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन की ये रीत है जो आप देख पा रहे हो। और ये भिवानी का वो शहीद स्मारक है जहाँ पर भिवानी के सभी शहीदों के नाम अंकित है। लेकिन जब हम यहाँ पर शहीद परिवारों से मिले और शहीद परिवारों से बातचीत की तो एक शहीद परिवार जो कि भिवानी का दूसरा वीर चक्रा है, देवावास गांव के, उनके बेटे हमसे मिले और उनका दर्द कहीं ना कहीं छलक कर आया कि उनकी क्या उनको समस्याएं हैं, क्या सरकार ने उनको पिछले 25 साल में दिया और क्या नहीं दिया। इन सब बातों को पुख्ता डॉक्यूमेंट के साथ वो आए हैं। हवलदार रामकुमार वीर चक्रा, अगर मैं कैमरामैन को कहूँगा तो 111 नंबर के सीरियल नंबर पर ये नाम लिखा है, देवावास 18 ग्रेनेडियर्स, जो कि भिवानी जिले के दूसरे वीर चक्रा हैं। माथन साहब बापोड़ा 1965 में पहला वीर चक्रा मिला था, जिनके नाम से भिवानी का रेलवे स्टेशन भिवानी जंक्शन बना हुआ है। उसके बाद 99 में वीर चक्रा देवावास के हवलदार राम कुमार जी को मिला। और वीर चक्रा परिवार के बेटे जो कि अभी हाल फिलहाल में एडवोकेट हैं, वो ही सरकार के दावों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि शहीद परिवारों को चक्कर कटाया जाता है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नगेंद्र सिंह जी। नगेंद्र। मैं हवलदार शहीद राम कुमार वीर चक्र का बेटा हूँ और मेरे फादर कारगिल ऑपरेशन विजय में 99 में शहीद हुए। तो आपने उनके मेडल भी कुछ हम अगर देख पा रहे हैं तो आपने ये मेडल भी उनके रख रखे हैं और ये उनके सर्विस मेडल है जी। और वीर चक्र जो है हमने अपने पूजा घर में रखा हुआ है जी। देखो, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना वीर चक्रा पूजा घर में रखा हुआ है, वो उसको नहीं उठाते और उसकी पूजा करते हैं। अगर मैं बात करूं उनकी तो ये उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं और शायद जिस समय उनकी बॉडी और आई थी उस समय के पैसे भी इन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं। आप देख सकते हो 1971 के 5-5 रुपए के नोट, पुराना 500 का नोट जो शायद अभी बंद भी हो चुका है, वो भी इन्होंने, जब भारतीय सेना इनको इनके पिताजी का आखिरी सामान इनके हैंडओवर किया था, वो चीजें इन्होंने, अगर आप देखोगे इन नोटों की हालत अगर आप देखोगे तो ये वो पर्स है उस अमर शहीद का कि उनके पैसे इन्होंने संभाल कर रख रखे हैं। और ये इस पैसे की कीमत आज के समय में यही बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये घड़ी भी आपके पिताजी की है? हाँ जी, ये लड़ाई के टाइम की है और इसका डायल भी लड़ाई के दौरान। देखिए, इनके पिताजी की जो घड़ी है HMT की जो घड़ी हुआ करती थी पहले, वो है। और इनके पीछे का डायल जो है अगर देख पा रहे हैं तो ये वही घड़ी है जो शहीद रामकुमार वीर चक्रा जी ने 1999 में अपने हाथ की कलाई पर बांधी थी और लड़ाई के दौरान इसका डायल और सब कुछ गिर गया था। तो बहुत कीमती चीजें, ये उस समय का अखबार है जी, 1999 का अखबार है, जिस समय हरियाणा विशेष के अंदर शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। 18 ग्रेनेडियर्स के भिवानी 6 जून गांव देवावास 1999 का ये अखबार है। अगर मैं अखबार की डेट दिखाना चाहूं तो ये देखिए, दैनिक ट्रिब्यून सोमवार 7 जून 1999 को फ्रंट पेज पर ये खबर छपी थी और बाद में इनको वीर चक्रा से सम्मानित किया गया था। अब आ जाते हैं कि ये सब चीजें दिखानी क्यों पड़ी, ऐसी क्या समस्या आ गई? क्योंकि भाई साहब आपको भी गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप मिला हुआ है? हमें गैस एजेंसी मिली हुई है जी बहल में। बहल में गैस एजेंसी आपको सरकार ने दे रखी है, पैसा भी जो उस समय अनुदान राशि थी वो मिल चुकी है? बिल्कुल मिली है जी। तो फिर अब क्या समस्या है भाई? आपको गैस एजेंसी दे दिया, उस समय की तत्कालीन सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका जो पार्थिव शरीर था वो आपके हैंडओवर कर दिया, उनका जो आखिरी सामान था वो आपके हैंडओवर कर दिया गया और
सब तरीके से उनको तो सरकार नहीं लौटा सकती थी, लेकिन आपको आर्थिक रूप से सक्षम किया गैस एजेंसी। आज आप समझ सकते हैं कि उस गैस एजेंसी के बलबूते पे ही आपने एडवोकेट बने होंगे, पढ़ाई लिखाई की, परिवार सक्षम हुआ, आर्थिक रूप से जब सक्षम हुआ तो दोस्त भी अच्छे अच्छे बने और सब एकजुट हुए। लेकिन अब भी आप बोल रहे थे कि अभी जब हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा की पिछले 5-6 साल से आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो क्या लड़ाई है और क्या समस्या है? वो लड़ाई ऐसे है जी कि ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है जी। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक सक्षम, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से सक्षम परिवार, शहीद परिवार हूँ। मैं इस चीज़ से बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए अपने भारत सरकार और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज तक मेरा, आज से 5 साल पहले तक मेरा खूब भरपूर साथ दिया है जी। मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी और मैं अपने पिता पे, मेरे को गर्व होता है कि मेरे पिताजी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है, हमारे अभी कुछ साथियों से बात भी हो रही थी कि कारगिल शहीद परिवारों को काफी पैसा मिला। कारगिल शहीद परिवार के जो माता पिता हैं, शहीद परिवार उनके लिए क्या करता है? क्योंकि आप एक शहीद परिवार से हैं, तो आप अपने पिताजी का जब वो शहादत दिवस आता है तो उस पर क्या करते हैं? हवन करते हैं, भंडारा करते हैं? क्योंकि कहना नहीं चाहिए, फिर भी कुछ शहीदों की मूर्तियां आजकल कबूतर बीट कर रहे हैं, साफ भी नहीं हो पा रही है। जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये कड़वी सच्चाई है जो कि काफ़ी शहीदों के साथ है, ऐसा है। लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ, मेरा परिवार जो है उनके शहीदी दिवस पे और उनके जन्म दिवस पे हम कुछ ना कुछ दान पुण्य का काम अवश्य करते हैं। और मैं अपना व्यक्तिगत रूप से एज ए एडवोकेट, एज ए वकील, मेरे सामने किसी भी शहीद परिवार की कोई समस्या आती है तो मैं उनका अपने ब्याह पे जो भी उनका समाधान हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूँ। और अब ये जो समस्या है वो मैं अपने लिए नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ, मैं अपना स्वरोजगार चला सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और मेरे पास जैसे हमें गैस एजेंसी मिली हुई है, उससे भी मेरा भरण पोषण हो सकता है। लेकिन मैं अब जो बातें आपको सामने आगे जो बताने जा रहा हूँ वो मेरे अकेले की समस्या नहीं है, ये सभी शहीद परिवारों की समस्या है। और मैं नहीं चाहता कि जो समस्या मैंने फेस की है, मैंने जो जिन दिक्कतों का सामना किया है, मेरी माताजी ने जिन दिक्कतों का सामना किया है, वो वैसी ही मेरी और माताएं बहनें, मेरे भाई बहन, छोटे बड़े जो भी हैं, वो उन चीज़ों को, उन दिक्कतों को का सामना करें। इसलिए मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने आया हूँ। तो क्या ऐसी क्या समस्याएं हैं मुख्य शहीद परिवार को जो आज के समय में? मुख्य समस्या, सबसे पहली समस्या ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसमें कि वो शहीद के परिवार को एक नौकरी देते हैं। उस नौकरी में क्या करते हैं, अगर जो शहीद हुआ है वो अगर ऑफिसर है तो उसको ऑफिसर क्लास की 1 और 2 की जॉब दी जाएगी। और अगर कोई शहीद जवान हुआ है उसके बच्चे को चपरासी की नौकरी दी जाएगी। अच्छा, तो आप इसमें क्या चाहते हैं? यानी कि जो शहीद की जो शहादत है उसको भी रैंक में जो बांट दिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है कि भाई रैंक के हिसाब से नौकरी ना दी जाए। तो आपकी क्या मांग है सरकार से, किस बेस पे नौकरी दी जाए? क्योंकि हो सकता है सरकार इसलिए सोच रही हो कि भाई ऑफिसर का लड़का ऑफिसर बनता है, जवान का लड़का जवान बनता है, उस कैटेगरी में दे रहे हो। तो आप इसमें क्या चाहते हैं बदलाव? मैं इसमें ये बदलाव चाहता हूँ कि उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उसको जॉब नौकरी दी जाए। अगर वो योग्य है ए और बी के लिए तो उसे ए और बी की दी जाए, और अगर वो योग्य है सी और डी के लिए तो उसे सी और डी की दी जाए। सभी शहीद परिवारों को जिस भी उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उसे नौकरी दी जाए। बिल्कुल। तो साथियों, इनका बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जिस समय शहीद हुआ, शहीद परिवार को जो नौकरी दी जाती है, वो जो नौकरी का लाभार्थी है उसकी जो योग्यता है उसके आधार पर उसको नौकरी दी जाए, ना कि उसके रैंक के आधार पर। कि सिपाही है तो ग्रुप डी की मिलेगी, हवलदार नायक सूबेदार है तो ग्रुप सी की मिलेगी, अफसर है तो ग्रुप ए और बी की मिलेगी। यानी कि अफसर्स को ए और बी, जेसीओ जवान सी और डी में। तो मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा जी। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक ऑफिसर का बच्चा है, उसको आप बी की जॉब दे रहे हो। मैं एक कारगिल शहीद वीर चक्र का बेटा हूँ, मेरे फादर को वीर चक्र मिला है। एक अफसर जो शहीद हुआ उसे जबकि कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला, तो आप किसकी शहादत को ज्यादा मानते हो, एक वीर चक्र की शहादत को या एक ऑफिसर जिसे कोई मेडल नहीं मिला उसकी ज्यादा? देखो, ऐसा है, वीर चक्र जो साहब को मिला वो इनके उस क्षेत्र में किए गए काम के अनुसार मिला, बिल्कुल। लेकिन जिस साथी को कोई मेडल नहीं मिला, हम
उसको भी कम नहीं आंक सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि यही कहना सभी चाह को रहा हूँ। वीर चक्र या सेना मेडल तो नहीं दे सकती, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन शहादत तो सबने लड़ाई तो शहादत सबने सब- बराबर लड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वीर चक्र से नौकरी का मेरे लिहाज से कोई महत्व कोई नहीं। संबंध नहीं है। मैं बिल्कुल। आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि शहीद के होने के बाद उसके किसी पास्ट उससे मतलब नहीं होना चाहिए, उसके आगे आने वाली चीजों के मतलब होना चाहिए। जैसे कि जो शहीद की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे दी जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसे क्या गैलेंट्री अवार्ड मिला है, कहाँ वो शहीद हुआ है, किस ऑपरेशन में शहीद हुआ है। जस्ट एक यही क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई शहीद के परिवार को नौकरी दी जाएगी उसके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। ओके, और आगे दूसरा मेरा मुद्दा ये है जी, हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है जिसके अनुसार शहीद के 2 बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन उस पॉलिसी में क्या है कि उस पॉलिसी के अंदर उन्होंने ऊपर तो ये एक पैराग्राफ में ये बता दिया कि भाई उनको हम शहीद के 2 बच्चों को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन किस कैटेगरी में देंगे, किस ऑप्शन में देंगे, उनके लिए उस फॉर्म में कोई ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से उनको आगे जाके दिक्कतें होती हैं उनके मेंस एग्जाम के टाइम पे, उनके इंटरव्यू के टाइम पे, उनके सिलेक्शन के टाइम पे। तो इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो यानी कि पाता। पॉलिसी में और सुधार का जरूरत है। उस पॉलिसी में सुधार की बहुत शीघ्र आवश्यकता है। जितना जल्दी से जल्दी वो उस पॉलिसी को सुधारा जाए, उस पॉलिसी को सुधार के हम शहीदों को एक सम्मान दे सकते हैं। अभी जैसे आज हम 26 जुलाई और आगे आने वाले 15 अगस्त भी आने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये शहीदों के लिए सबसे एक उचित सम्मान होगा। बिल्कुल। और तीसरी समस्या ये है जी, मैंने जिला सैनिक बोर्ड में कम से कम भी मैं जैसे आपको बताया कि शहीद परिवारों के लिए काम कर रहा हूं, तो मेरे संपर्क में 5 से 7 शहीद परिवार ऐसे हैं जिनकी नौकरी की फाइल रिजेक्ट कर दी गई है जिला सैनिक बोर्ड भिवानी द्वारा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको भिवानी का डाटा बता रहा हूँ। मैं अपने लेवल पे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं पूरे हरियाणा का डाटा कलेक्ट करूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली 26 जुलाई तक मैं आपके पास पूरा डाटा लेके समक्ष आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितने परिवारों को ऐसी नौकरी मिल गई है, कितने को नहीं मिली है और उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। मैं हर शहीद परिवार के घर पे जाके उनसे एक से मिल रहा हूं, उनसे संपर्क कर रहा हूं, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, और एक अधिवक्ता, एक वकील, एक एडवोकेट होने के नाते मेरे से यथासंभव जैसी भी पॉसिबिलिटी है उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके लिए कोई कहीं लेटर लिखना, उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं एक विमला देवी जिला सैनिक बोर्ड भिवानी का केस है वो बताना चाहूँगा। उनकी फाइल क्लोज हो चुकी थी, मैंने डीसी साहब को पत्र लिख के उनकी फाइल को दोबारा से जिला सैनिक बोर्ड से डीसी ऑफिस में भिजवाया है। बिल्कुल। तो वो पॉलिसियां आपके पास हैं क्या इन डॉक्यूमेंटों में? बिल्कुल है जी। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो पॉलिसियां भी दिखाएं ताकि लोगों को पता लगे। और ये पॉलिसियां साथियों मैं इनसे ले लूंगा, जिस भी शहीद परिवार को या किसी को भी चाहिए होती है। मैंने ये पत्र प्रधानमंत्री को भी लिखा है अपने 22 जुलाई 2024 को। बिल्कुल बिल्कुल। इस पत्र में मैंने ये मैंने 15 जुलाई 2024 को मैंने ये जो है अपने नायब सैनी जी को, मुख्यमंत्री जी को लिखा मैंने। बिल्कुल। जिसकी कॉपी मैंने श्री TVSN प्रसाद IAS चीफ सेक्रेटरी, जो हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको भी इसकी कॉपी भेजी है। बिल्कुल। तो साथियों आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट इन्होंने किया है। हम बेसिकली वो उस पॉलिसी को देखना चाहेंगे जो पॉलिसी बनाई गई है। इससे पहले मैंने जून 2014 को डिप्टी कमिश्नर हिसार को भी एक एप्लीकेशन दी, इस बारे में अवगत करवाया। बिल्कुल। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 तक का ये लेटर है, हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसके अनुसार शहीद के बच्चों को 2 नौकरी में रिजर्वेशन और 1 सीधी कंपेंसेटरी अनुकंपा की नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल। तो साथियों मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विसेज के पंचकुला के द्वारा ये निकाला गया 7 अगस्त 2019 को, और मेमोरेंडम नंबर है इसका 12-15-2019 4 GS2। और इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे पे, अप टू डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विस पर्सन किल्ड डिसेबल्ड बॉयड 15% अदर एक्स सर्विसमैन और 1 चाइल्ड। यानी कि एक्स सर्विसमैन के 1 बच्चे को है, डिसेबल्ड या बैटल कैजुअलिटी के दौरान
वो शहीद हो गया है तो उसके 2 बच्चों को ये पॉलिसी है रिजर्वेशन दी जाएगी। दी जाएगी। और 7 अगस्त 2019 का ही लेटर है, कोई ज्यादा पुराना लेटर भी नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ उनको जो है एक अनुकंपा के आधार के ऊपर कंपनसेटरी ग्राउंड पे एक डायरेक्ट जॉब भी दी जाती थी, यानी कि पहले 3 शहीद के 3 बच्चों तक को नौकरी मिल सकती थी हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है जी, ये एक नई पॉलिसी निकालते हैं मार्च, जो लेटेस्ट पॉलिसी है, फिलहाल ये पॉलिसी एग्जिस्टेंस में है। ये पॉलिसी 9 मार्च 2022 की है जी। ये साथियों अगर मैं इसका मेमोरेंडम नंबर बता दूं तो डेटेड है, चंडीगढ़ से ये निकली है चीफ सेक्रेटरी के हरियाणा गवर्नमेंट का, और मेमोरेंडम नंबर है 12/15/2009 4GS 9 मार्च 2022 का। तो इसमें क्या बदलाव किया है? इसमें बदलाव ये किया, इन्होंने घोर अन्याय किया शहीदों के साथ। वो आप पूछोगे कि घोर अन्याय कैसे हुआ जी? हाँ जी घोर अन्याय ऐसे हुआ जी, पहले 3 नौकरी मिलती थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया कि या तो शहीद परिवार एक सीधी नौकरी ले ले, हाँ जी, या रिजर्वेशन का बेनिफिट ले ले। तो ये ऐसा क्यों जी, जब पहले उनकी पॉलिसी ये थी कि भैया उनको शहीद का रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा और एक कंपनसेटरी जॉब भी मिलेगी, 2 बच्चों को रिजर्वेशन और 1 बच्चे के लिए कंपनसेटरी जॉब। अब इन्होंने क्या किया कि जिस शहीद परिवार ने अगर कंपनसेटरी जॉब ले ली उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि वो या तो एक अपनी कंपनसेटरी ग्राउंड वाली जॉब ले ले या रिजर्वेशन का बेनिफिट ले ले। पॉलिसी में 2 फायदे थे उसको एक कर दिया। अब उसकी भी एक आने वाले जो सरकार ने, मैं एक संज्ञान में लाना चाहूंगा, एक समस्या और है। अब जैसे जो कोई शहीद होता है उसी दौरान उनके बच्चे होते हैं जी छोटे। हाँ जी। उन छोटे बच्चों के होने की वजह से, और वीर नारी भी थोड़ा हमारे समाज में अवॉइड करती है उस जॉब को लेने के लिए। वो किसी अपने मेल मेंबर, किसी चाचा ताऊ भाई और मामा फूफा या ऐसे इस तरीके से रिलेशन में वो जॉब दिलवा देते हैं। भाई इस पॉलिसी का मकसद है शहीद के बच्चों का वेलफेयर करना, न कि उनके और जो आसपास रिश्तेदार हैं उनका वेलफेयर करना। तो इस पॉलिसी में अगर वो शहीद परिवार उस टाइम जो है उसी दौरान उनको इतना होश आवास में नहीं होते, वो बेनिफिट किसी उसके रिश्तेदार को मिल जाता है और वो रिश्तेदार बाद में उन शहीद के बच्चों की सुध तक नहीं लेता। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि जो सिर्फ इस पॉलिसी को शहीद के ब्लड रिलेशन तक रखा जाए और प्लस उनको रिजर्वेशन में भी बेनिफिट दिया जाए और एक डायरेक्ट कंपनसेटरी जॉब वाली भी दी जाए, जो कि पहले जो पुरानी पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। अगर सुधार किया जाए तो जो उनके सगे संबंधी है उनको नौकरी ना देकर शहीद परिवार को नौकरी दी जाए। साथियों ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि जिस समय शहीद की बॉडी घर आती है तो चारों तरफ से एक हुजूम उमड़ पड़ता है और शहीद परिवार या वो वीर नारी कहीं ना कहीं परिवार के दबाव में, बच्चे छोटे होने के कारण अपने किसी रिश्तेदार, चाचे ताऊ, मामा भतीजा को नौकरियां दिला देती है, और ऐसे बहुत से केस हैं कि बाद में उनको पछताना पड़ता है। अब जो ये 2 रिजर्वेशन, चलो मैं इस बात से चलो एक बार मैं मान भी लूं ये अन्याय हो गया है, इस अन्याय में भी उनके साथ इस पॉलिसी में भी आगे बहुत सारी खामियां हैं, जो कि मैं इस प्रकार है। अब इस पॉलिसी में इन्होंने क्या बताया कि भाई शहीद का परिवार चाहे तो एक कंपनसेटरी जॉब ले ले, चाहे रिजर्वेशन का बेनिफिट ले ले। मैं कहता हूं जी मैं रिजर्वेशन का बेनिफिट लेऊंगा, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में ऊपर जो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसमें यही बात बता रखी है कि चाहे तो वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले ले या फिर वो एक सीधी नौकरी ले ले। लेकिन आगे इन्होंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई कि भी हम ये रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो इस तरीके से देंगे। इस तरीके में क्या बताया कि जी सबसे पहले हम देंगे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को, फिर हम देंगे जी डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के फैमिली मेंबर को, फिर हम देंगे अदर एक्स सर्विसमैन को, और फिर हम देंगे अदर एक्स सर्विसमैन के फैमिली मेंबर बेटे को। लेकिन शहीद का बेटा कहाँ गया जी? यानी कि खाली इसमें डिसेबल्ड दिखा दिया, फैटल का हटा दिया। हाँ। यानी कि जो फैटल हो गया, बैटल कैजुअलिटी, हाँ बैटल कैजुअलिटी हो गया, जो फैटल हो गया, जो मार्टेर हो गए, उनका ऑप्शन ही नहीं है। जबकि पहले वाली पॉलिसी में क्या था, पहले वाली पॉलिसी में ऑब्लिक करके था जी कि अप टू 2 डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विस पर्सन किल्ड और डिसेबल्ड बियॉन्ड 50%, यानी डिसेबल्ड बियॉन्ड 50% जो डिसेबल्ड थे उनको और शहीद के परिवारों को बराबर रखा गया था। अब इसमें से शहीद का कॉलम हटा दिया, नई पॉलिसी में शहीद का कॉलम हटा दिया। इस वजह से परेशानी ये होती है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म, जब वो फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में उनका कोई ऑप्शन नहीं आता और उसकी वजह से उनके आगे का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं और
आगे से फिर ये जब कोई समाधान नहीं निकलता है तो दफ्तर में हमें सुनने को मिलता है कि आप कोर्ट चले जाओ। मेरे खुद के कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोर्ट में भी आप समझ सकते हो कि हाई कोर्ट में इनका केस होता है और हाई कोर्ट में 6-6 महीने की तारीखें पड़ती हैं। मेरा खुद का केस जो है वो 2019 से पेंडिंग है। तो साथियों, जैसे कि बताया, अंधा कानून है तो वो है, कोर्ट पे तो तारीख पे तारीख मिलेगी, लेकिन सरकार से हम विनती करेंगे चैनल के माध्यम से, शहीद परिवार की गुहार है कि इसमें एक कॉलम पहले जो किल्ड लिखा था वो लिखा जाए, फैटल कैजुअलिटी और नॉन फैटल कैजुअलिटी दोनों को शामिल किया जाए। अब नॉन फैटल कैजुअलिटी को तो शामिल कर लिया, जो फैटल हो गया, जो किल हो गया, जो मोर्चर हो गया, जिसको शहीद का दर्जा या कोई वीर चक्रा मिल गया, उसका उसमें कॉलम ही नहीं है, तो बहुत बड़ी खामी है। अब मैं एक बार मैंने जो बातें बताई उनका दोबारा से एक बार विवरण देना चाहता हूँ। 7 अगस्त 2019 की पॉलिसी के अनुसार 2 आश्रितों को आरक्षण का अधिकार और परिवार के एक सदस्य को अनुग्रह नौकरी का अधिकार था। ये 2019 में था जी। हाँ जी। फिर एक 14 जुलाई 2021 में आती है, शहीद सैन्य कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। 2021 की ये पॉलिसी है जी। अच्छा। फिर उसके बाद दोबारा पॉलिसी बनाई जाती है 9 मार्च 2022 को, जिसमें दिया जाता है कि आप उनकी जो शहीद के बच्चों का जो है ऑप्शन नहीं दिया जाता है, जिसके लिए मैंने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव को लिखा, 14 जून 2024 को हिसार के उपायुक्त को लिखा, 15 जुलाई 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा और 22 जुलाई को मैंने लास्ट में जो मेरे को कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा। और अभी मेरे को आशा है कि देखो कितने टाइम में अगर ये मेरी इन समस्याओं का समाधान हो पाता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इतने साल से अब जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या समाधान मिलेगा? क्योंकि एक कहावत है, मोदी है तो मुमकिन है, तो आपको क्या लगता है? देखो जी, जिस प्रकार से हमारी सरकार की कोशिश होती है एक शहीदों को मान सम्मान देने की, तो जिस हिसाब से मेरे को 2019 तक मेरे को उम्मीद थी कि भैया हम सरकार हमारे साथ खड़ी है, लेकिन अब मैं लास्ट 5-6 साल से जो धक्के खा रहा हूँ उसके बाद थोड़ी मेरी उम्मीदें जो है धुंधली होती जा रही हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जो भी अथॉरिटीज़ मेरी इस बात को सुन रही हैं वो मेरी इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निदान करें और मेरे जो अटूट विश्वास है उसको टूटने से बचाएं। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, मेरी इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। एक बार आप अंत में परिचय अपना और दे दे, ताकि जो दर्शक बीच से देख रहे होंगे ताकि उनको पता लगे। मैं एक बार मेरा नाम जो है नगेंद्र सिंह, मेरे पिता कारगिल शहीद राम कुमार वीर चक्रा 18 ग्रेनेडियर, मेरा गांव देवावास। और मोबाइल नंबर और दे दीजिए। कोई मेरे से संपर्क करना चाहे तो मुझे कर सकता है 7500633085। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7500633085। धन्यवाद नागेंद्र जी। तो साथियों, आपने देखा, ये थे कारगिल शहीद हौलदार राम कुमार वीर चक्रा देवावास के पुत्र, जो कि एडवोकेट हैं, और इन्होंने सीधा सीधा हरियाणा सरकार की पॉलिसी को चैलेंज किया है कि सरकार ने पॉलिसी को गलत तरीके से बनाया है। तो सरकार के प्रतिनिधिमंडल से, सरकार से अनुरोध है कि उस पॉलिसी को दोबारा से पढ़ा जाए, देखा जाए, उसमें जो भी गलती है उसको सुधारा जाए और तुरंत प्रभाव से शहीद परिवारों को सूचित किया जाए। साथ ही साथ एक वाकया फिर से वीडियो में निकल कर आया है कि जिला सैनिक बोर्ड भिवानी ने ऐसा किया। तो साथियों, ये समस्या मुझे नहीं लगता कि अकेले जिला सैनिक बोर्ड भिवानी की है। इस विषय में हमने जिला सैनिक बोर्ड भिवानी के WO से बात भी की थी, तो उनका भी कहना है कि हमारा जो स्टाफ है वो सरकार ने इतना कम कर दिया कि हमारा जो काम है वो हम कर ही नहीं पाते, हम सिर्फ दफ्तर में ही चमचागिरी में लगे रहते हैं। हालांकि वो चीजें उन्होंने ऑफ कैमरा बोली हैं। एक छोटी सी बात और ऐड और सुझाव देना चाहूँगा हमारी हरियाणा सरकार को। हरियाणा सरकार की इतनी अलग अलग पॉलिसी बन रखी हैं, शहीद परिवार, मैं एक एडवोकेट होते हुए भी मेरे को उन पॉलिसियों में समझने में दिक्कत आती है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि एक सारी पॉलिसीज को इकट्ठा करके और एक अच्छी और क्लियर कट पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें कोई ऐसा एम्बिग्यूटी ना हो, कोई उसमें शंका ना हो। वो बिल्कुल एक बार पढ़ने में, एक आम व्यक्ति को भी पढ़ने में समझ में आए कि भाई एक शहीद के बच्चे के, एक शहीद के परिवार के क्या हक हैं और उनको, उन शहीद परिवारों तक उन जानकारियों को एक
अच्छे माध्यम से और एक सरकार उनको शहीद परिवारों तक इस जानकारी को पहुंचाने का काम करे। बिल्कुल कई शहीद परिवारों को मैं अभी एक जो विमला देवी हैं भिवानी से ही, उनके केस के बारे में बताता हूँ। उनके केस में क्या हुआ कि जिला सैनिक बोर्ड द्वारा उनको जानकारी ही नहीं दी गई कि आपको ऐसे कोई रोजगार मिल सकता है। इस वजह से उन्होंने 3 साल तक अप्लाई नहीं कर पाए। जब उन्हें मेरे माध्यम से पता चला कि भी उनको ऐसे रोजगार मिल सकता है, तब उन्होंने जिला सैनिक बोर्ड में दिसंबर 2023 में जब फाइल लगाई तो जिला सैनिक बोर्ड भिवानी ने ये कह के उनकी फाइल खारिज कर दी कि आपका टाइम बार्ड हो गया है, आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लेट भी हो जाते हो, मैं आपको शहीद परिवारों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ, किसी कारणवश अगर आप उस पॉलिसी में लेट हो गए हो तो उस पॉलिसी में एक प्रावधान ये है कि वो फाइल कैबिनेट के द्वारा अप्रूव होके भी शहीद परिवार को नौकरी मिल सकती है। लेकिन समस्या क्या आती है कि जिला सैनिक बोर्ड भिवानी हमारी उन फाइलों को कैबिनेट तक भेजता ही नहीं है, यहाँ रिजेक्ट कर देता है, तो वो उनको नौकरी कैसे मिलेगी। और अदर जो राज्य सैनिक बोर्ड के अंडर जो जिला सैनिक बोर्ड आते हैं, उन सैनिक बोर्ड के कम से कम भी 10 से 15 लोगों को मैं जानता हूँ जो कि शहीद के 3 साल होने के बाद और उनकी उम्र 30 से 35 साल होते हुए भी वो उनको नौकरी दी गई है, क्योंकि उनको एक कैबिनेट के द्वारा अप्रूव करके नौकरी दी गई है। उनके जिला सैनिक बोर्ड ने उनकी फाइल कैबिनेट को भेजी और कैबिनेट ने, हरियाणा सरकार ने उनको नौकरी दी। जिला सैनिक बोर्ड भिवानी ऐसा नहीं करता है। इस वजह से हमारे जिले के जो शहीद परिवार हैं उनको ये नौकरी मिलने में समस्याएं आ रही है। बिल्कुल। तो साथियों, एक बार फिर जिला सैनिक बोर्ड भिवानी पर आरोप लगा है और जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारियों और वहां पर कर्मचारियों से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि कृपया इस चीज को संज्ञान में लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर भिवानी जिला सैनिक बोर्ड के खिलाफ पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों को मोर्चा खोलना पड़े और एक बार फिर से भिवानी का जिला सैनिक बोर्ड संदेह के कटघरे में खड़ा हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके लिए शहीद परिवार का तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी साथी देख रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो पर कमेंट अवश्य लिखें, क्या शहीद परिवार के नागेंद्र सिंह जी की ये मांगे सही हैं या ये मांगे गलत हैं। आपकी क्या राय है वीडियो पर अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।